जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग BGDG 172 जेंडर संवेदीकरण समाज और संस्कृति की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो उसको हम आई बटन में पिन कर देंगे, तो वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे थे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और shop.hindustanlearn.com सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड में जाना है और यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है BGDG 172, ठीक है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको जो है गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं 49 रुपीज में। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पूरे बुक से होंगे और जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है उनको हमने यहाँ पर कवर कर दिया है, तो आप इसको जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है इनको डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर हम इसकी लिंक दे देंगे, तो वहां से आप लोग इसकी जो है फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम एंड जो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपकी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, लैंगिकता क्या है? क्या एक सामाजिक रचना है? वर्णन कीजिए। यानी कि जो लैंगिकता है वो क्या है और ये क्या जो है समाज के द्वारा बनाया गया है, तो इसका आपको वर्णन करना है। लैंगिकता यानी कि जेंडर एक बहुआयामी अवधारणा है जो किसी व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहचान से जुड़ी होती है। इसे सामान्यतः स्त्री और पुरुष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन आधुनिक सामाजिक और मानव विज्ञान की दृष्टि से यह वर्गीकरण सीमित और अपर्याप्त माना जाता है। लैंगिकता केवल जैविक लक्षणों यानी कि सेक्स पर आधारित नहीं होती है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज कैसे किसी व्यक्ति की भूमिका, व्यवहार और अभिव्यक्ति और अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। यानी कि देखिए, जो लैंगिकता केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती कि वो जो है सेक्स के आधार पर, बल्कि इस आधार पर भी निर्भर होती है कि समाज किसी व्यक्ति की भूमिका को कैसे समझता है और कैसे निर्धारित करता है। तो सबसे पहले जो है लैंगिकता को अक्सर दो स्तरों पर देखा जाता है। जैविक लिंग यानी कि बायोलॉजिकल सेक्स, जो व्यक्ति के जन्म के समय उनके शारीरिक लक्षणों जैसे जननांग, हार्मोन, गुणसूत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और दूसरा है सामाजिक लिंग। तो सबसे पहला तो जैविक लिंग के आधार पर यानी कि बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो उसके जनन अंग होते हैं उससे पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। दूसरा है सामाजिक लिंग यानी कि जेंडर, जो समाज द्वारा निर्मित होता है और यह तय करता है कि एक स्त्री या पुरुष को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। यानी कि एक तो समाज लिंग निर्धारित करता है कि पुरुष को क्या करना है और स्त्री को कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। इसके बाद आता है, क्या लैंगिकता एक सामाजिक रचना है? तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, लैंगिकता काफी हद तक एक सामाजिक रचना है, क्योंकि समाज के द्वारा भी एक लिंग तैयार किया जाता है जो ये तय करता है कि इस लिंग को यानी कि पुरुष को ये पहनना है, स्त्री को ये पहनना है। इसका अर्थ है कि यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह समाज, सांस्कृतिक, इतिहास और संस्थागत रचनाओं के माध्यमों से निर्मित की जाती है। उदाहरण स्वरूप, कई समाजों में मान्यता रही है कि महिलाएं घर के कामों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि पुरुषों को आर्थिक और बाहरी कार्य करने चाहिए। यह सोच किसी जैविक कारणों से नहीं है, बल्कि सामाजिक धारणाओं और परंपराओं से उत्पन्न हुई है। समाज हर व्यक्ति को बचपन से ही लैंगिक भूमिकाओं में ढालने का कार्य करता है। लड़कों को खिलौने के रूप में गन, देती, कार, फुटबॉल दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया, किचन सेट या फिर सुंदरता से जुड़े सामान दिए जाते हैं। इससे यह धीरे धीरे धारणा बन जाती है कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग काम करने चाहिए, यानी कि अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो है लैंगिकता एक प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक निर्माण है। यानी कि जो लैंगिकता है वो समाज के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद है सामाजिक निर्माण की आलोचना और परिवर्तन। तो 20वीं और 21वीं सदी में नारीवादी आंदोलन, क्वेर सिद्धांतों और मानव अधिकार आंदोलनों ने यह स्थापित किया कि लैंगिकता केवल दो सीमित विकल्पों, स्त्री और पुरुष तक सीमित नहीं है। अनेक लोग स्वयं को इन सीमाओं में नहीं पाते, जैसे कि ट्रांसजेंडर, जेंडर क्वेर, नॉन बाइनरी आदि। इससे
अतः स्पष्ट होता है कि लैंगिक पहचान एक स्पेक्ट्रम है और यह व्यक्ति की आत्म धारणा और अनुभव पर आधारित होती है, न कि केवल सामाजिक अपेक्षाओं पर। इसके बाद इसका निष्कर्ष आप देंगे तो लैंगिकता का है, लैंगिकता एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है जो जैविक, मानसिक और सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों का समावेश करती है। यद्यपि इसके कुछ पहलू जैविक हो सकते हैं, परंतु इसका बड़ा हिस्सा सामाजिक रूप से निर्मित होता है। लैंगिकता को एक सामाजिक रचना के रूप में समझने में हमें यह स्वीकारने में सहायता मिलती है कि समाज में सभी व्यक्तियों को अपनी पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता और समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वे किसी भी लिंग की पहचान रखते हों। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रजनन स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं? भारत में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रजनन स्वास्थ्य मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की एक संतोषजनक और सुरक्षित यौन जीवन जी सके तथा संतान उत्पत्ति करने या ना करने का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। तो यहाँ प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि यानी कि जो व्यक्ति है वो जो है संतोषजनक और सुरक्षित रूप से यौन कर सके और जो संतान उत्पत्ति करने या ना करने का निर्णय जो है वो स्वतंत्र रूप से ले सके, उसी को हम लोग प्रजनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसके मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सूचक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है जन्म दर यानी फर्टिलिटी रेट, यदि प्रति महिला औसत बच्चों की संख्या भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है जो एक सकारात्मक संकेत है। इसके बाद है मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है। यानी कि अगर देखिए माताओं की बच्चे के जन्म होने पर माता की मृत्यु हो रही है तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यह संकेत करता है कि नवजात शिशुओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है या नहीं। अगर देखिए शिशु मृत्यु दर कम होगी मतलब सुविधाएं मिल रही हैं, अगर ज्यादा होगी तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके बाद है गर्भ निरोधक प्रचलन दर, यह दिखाता है कि महिलाएं परिवार नियोजन के उपायों को कितनी अपनाती हैं। इसके बाद है प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि एंटेनेटल केयर, यानी गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, इसका अभाव मातृ या शिशु मृत्यु दोनों दर को बढ़ा सकता है। यानी कि अगर देखिए जो प्रसव गर्भावस्था जब कोई स्त्री जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसको अगर अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है तो इससे हो सकता है कि बच्चे की डिलीवरी के वक्त माता की मृत्यु हो जाए या फिर बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद है संक्रमण जन्य रोगों की दर, यौन संतति रोगों की उपस्थिति यौन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। यानी कि अगर मान लीजिए एचआईवी जैसे मामले बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो है यौन संबंधी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। इसके बाद है किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, कम उम्र में गर्भधारण और यौन शिक्षा की स्थिति भी एक प्रमुख सूचक है। यानी किशोर यानी कि बच्चे मान लीजिए अगर 15-16 के ही हैं और किसी कारण से अगर बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको जो है यौन शिक्षा की जो है यौन शिक्षा नहीं मिली है और उसकी जो जनन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उसको नहीं मिल पाई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे जो मामले सामने आते हैं इसका मतलब की है जो वहां पर शिक्षा का अभाव होता है। इसके बाद है भारत में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो भारत में प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की शुरुआत 1952 में विश्व की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से हुई थी। इसके पश्चात कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए जिनका मूल्यांकन निम्न बिंदुओं पर किया जा सकता है। सबसे पहले तो सकारात्मक पहलू देखेंगे तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 बनाई गई थी, इस नीति ने प्रजनन और बाल्य स्वास्थ्य को एकीकृत दृष्टिकोण में शामिल किया। इसमें मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और किशोर स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया था। यानी कि जब ये समिति बनाई गई थी तो इसने इस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM 2005, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ व बाल स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए यह मिशन प्रभावी रहा। आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका ने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाया था। इसके बाद है जननी सुरक्षा योजना, गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इसके बाद सभी के लिए परिवार नियोजन FP 2020, भारत ने स्वेच्छा से गर्भ निरोधक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिबद्धता जताई थी। इसके बाद इसके आलोचनात्मक पहलू देख सकते हैं। लिंग आधारित असमानता, यानी कई क्षेत्रों में भी अभी बेटियों को शिक्षा
स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं मिलती है, जिससे किशोरियों का प्रजनन स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है। इसके बाद है गर्भ निरोधक साधनों को सीमित विविधता, यानी कि जो है गर्भ निरोधक मतलब कि जो गर्भ निरोधक चीजें हैं वो जो है आसानी से जो है उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिससे जो है एचआईवी जैसे जो है मामले देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेवा वितरण में असमानता, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी कमजोर हैं। इसके बाद किशोरों की उपेक्षा, यौन शिक्षा व किशोर स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी भी सामाजिक व सांस्कृतिक वर्जनाएं हावी हैं, जिससे युवाओं तक आवश्यक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद है संस्थागत भ्रष्टाचार व संसाधनों की कमी। योजनाओं को लागू होने में कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता से भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद इसमें आप निष्कर्ष दे सकते हैं, तो निष्कर्ष में क्या दे सकते हैं? भारत ने प्रजनन स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह सुधार समान रूप से सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है। आगे की नीति निर्माण प्रक्रिया में लैंगिक समानता, युवाओं की भागीदारी और सेवा वितरण की गुणवत्ता पर अधिक बल देना आवश्यक है। समाज में जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक बंधनों को तोड़ने से ही प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति समग्र रूप से सुधारी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो है तीसरा प्रश्न है, महिलाओं की कामकाजों के संदर्भ में दोहरे बोझ की परिभाषा उदाहरण देते हुए दीजिए। ये प्रश्न जो है पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया है, तो इसको हमने यहाँ पर जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोहरा बोझ का मतलब है डबल बर्डन, एक सामाजिक आर्थिक अवधारणा है जिसका प्रयोग उस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जहां महिलाएं कार्यस्थल पर आर्थिक व्यवसायिक कार्यों में संलग्न रहने के साथ साथ घरेलू कार्यों की भी पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं। अब देखिए, अगर हम लोग विलेज में देखें, अगर गांव में देखें, अगर कोई स्त्री है तो वो क्या करती है? सबसे पहले तो मान लीजिए अगर गेहूं का सीजन चल रहा है तो सबसे पहले दिन में वो गेहूं काटेगी या फिर दिन में खेत का काम करेगी, इसके बाद आएगी फिर खाना बनाएगी, इसके बाद क्या करेगी? खुद खाएगी और अपने पति को भी खिलाएगी और बच्चों को भी खिलाएगी। इसके बाद फिर शाम को जाएगी खेत पे काम करेगी, फिर वापस आएगी घर को। तो यहाँ पर क्या करती है? दोनों काम करती है, यानी कि इसको कहते हैं दोहरा बोझ। यह दोहरा बोझ महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक थकावट का कारण बनता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं प्रायः कम काम से लौटने के बाद भी रसोई, सफाई और बच्चों की देखभाल तथा वृद्धजनों की सेवा जैसे कार्य करती हैं, जिसे अवैतनिक घरेलू श्रम कहा जाता है। इसके बाद है इस अवधारणा का मूल इस सामाजिक असमानता में है। कामकाजी महिला होने के बावजूद घरेलू जिम्मेदारियों को भी उनकी ही जिम्मेदारी माना जाता है, वहीं पुरुष प्राय केवल अपने पेशेवर कार्यों तक सीमित रहते हैं। यानी कि अगर देखें तो पुरुष क्या करेगा? पुरुष अगर कोई कंपनी में काम या खेत में काम करके आएगा तो खाना खा लेगा, लेट जाएगा। लेकिन स्त्री क्या करेगी? स्त्री खेत में भी काम करती है, इसके बाद फिर वापस घर आएगी, खाना बनाएगी, फिर जाएगी वापस, फिर शाम को आएगी, खाना बनाएगी। तो ये उस पर जो है दोहरा बर्डन होता है, यानी कि डबल बर्डन होता है। उदाहरण के लिए कामकाजी माँ का दिनचर्या कल्पना कीजिए, अगर एक महिला बैंक में कार्यरत है तो वह प्रतिदिन 8 बजे से शाम 6 बजे तक बैंक में ही रहेगी। घर लौटने के बाद वह भोजन बनाएगी, बच्चों को होमवर्क करवाएगी, घर की सफाई करेगी और जो अपने सास ससुर उनका भी देखभाल करेगी। जबकि उसका पति आएगा, उसी बैंक में कार्यरत है, तो घर लौटकर आराम करता है, टीवी देखता है। उदाहरण क्या करता है? टीवी देख उदाहरण दर्शाता है कि महिला एक दिन में 2 तरह के कार्यों का भार उठाती है, व्यवसायिक भी और घरेलू भी। इसके बाद जैसे ग्रामीण महिला मजदूर है तो 5 बजे उठकर जाएगी, खेत पर काम करेगी, फिर घर पर आएगी, अपना चूल्हा जलाएगी, फिर क्या करेगी? फिर दोपहर में थोड़ा आराम, फिर शाम को जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर चूल्हा जलाएगी, कपड़े भी धुलना, उसको जल भी भरना है, पशुओं को चारा भी देना है। ये सब काम जो है ग्रामीण महिला को करने पड़ते हैं। इसके बाद है महिलाओं का वर्क फ्रॉम होम। कोविड-19 महामारी दौरान जब कामकाजी महिलाओं ने घर से काम करना शुरू किया तब उनकी घरेलू जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। उन्हें एक और ऑफिस मीटिंग और काम पूरे करने होते थे, तो दूसरी ओर घर की सफाई, बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं, भोजन पकाना, अन्य घरेलू कार्य भी करने होते थे। यह स्थिति दोहरी नहीं बल्कि त्रिगुणात्मक बोझ की तरह बन गई है। इसके परिणाम और प्रभाव क्या हुए? शारीरिक और मानसिक थकावट हुए, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक असमानता भी बढ़ी। यह असमान कार्य विभाजन समाज में महिलाओं की स्थिति को कमजोर करता है, यह लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ाता है और व्यक्तिगत विकास में भी बाधा हुआ। इसके बाद इसके समाधान क्या हो सकते हैं? समाधान में सबसे पहले तो कार्य विभाजन, यानी कि हमको जो है पुरुष स्त्री में कार्य को बांट देना चाहिए। नीतिगत बदलाव करने चाहिए, यानी कि सरकार को अवैतनिक घरेलू श्रम को भी मूल्य देना चाहिए और नीतियों में इसे शामिल करना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक जागरूकता, यानी कि शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लिंग आधारित कार्य विभाजन की अवधारणा को चुनौती देना आवश्यक है।
इसके बाद हम इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। तो दोहरे बोझ की अवधारणा हमारे समाज की गहराई में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच का प्रतीक है। जब तक घरेलू कार्यों को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाएगा, तब तक समानता की दिशा में प्रकृति अधूरी रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां कार्य का बोझ लिंग पर नहीं बल्कि सहमति और समानता पर आधारित हो। यानी कि ऐसा नहीं, अगर स्त्री है तो वो बाहर का भी काम करेगी और घर का भी काम करेगी। ये काम जो है सहमति और समानता पर, यदि स्त्री सहमत है तो कर सकती है, अगर नहीं सहमत है तो नहीं कर सकती है। और ये समानता पर भी आधारित है। तो ये टोटल यहाँ पर हमने जो है 3 क्लासेस को कवर कर लिया है, BGD DG 172। इसके बाद आपकी 2 क्लासेस और आएंगे, इसमें हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।